स्वागत दोस्तों आपका अपने जलवायु के सदा के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, इधर चुनाव का ऐलान हुआ, उधर बीजेपी के सांसद का सिर फोड़ा गया। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट और क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दलित युवक की हत्या के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई के ऊपर जूता फेंका गया है। दोस्तों बताएंगे कैसे दलित समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही अब 20 साल पुरानी भाजपा सरकार एनडीए सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों देश के इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार में कई चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों 2 चरण बताए जा रहे हैं, 6 नवंबर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। दोस्तों आप बता दें कि चुनाव के नोटिफिकेशन को लेकर भी जानकारी दे दी गई है, लेकिन एक और बिहार में चुनाव की घोषणा होती है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक शंकर घोष और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर लोगों ने हमला कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद के ऊपर जोरदार तरीके का हमला हुआ, जिसके कारण बीजेपी के नेता का सिर फूट गया। दोस्तों भाजपा के सांसद खगेन मुर्मू का सिर फोड़ दिया गया और यहाँ तक कि पूरी तरीके से लहूलुहान हो गए। दोस्तों खून बहने लगा और भीड़ ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा के सांसद और उनके समर्थकों ने स्थानीय लोगों के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की दोस्तों, जिसके बाद ये करारा जवाब दिया गया है और सर फूटने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए भाजपा के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार की गुंडागर्दी बताते हुए उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन घूम फिरकर सवाल यही है कि जब इतनी सिक्योरिटी में भाजपा के सांसद और विधायक गए थे, तब उन्होंने ऐसा क्या किया कि स्थानीय लोग उन पर भड़क गए और जोरदार तरीके का बवाल हुआ। आपको बता दें कि IT सेल वाला बीजेपी के नेता वीडियो शेयर करते हुए तमाम तरीके के उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के अंदर दलित समाज के लोगों का अपमान लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। दोस्तों आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी पेशे से वकील है। आरोपी शख्स का नाम राकेश किशोर है। जूता फेंकने की कोशिश से पहले वकील ने चिल्लाते हुए कहा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं चलेगा और इसके बाद ये जूता फेंका गया दोस्तों, यानी धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो खुद दलित समाज से आते हैं दोस्तों और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पूरी तरीके से आत्मसात करते हैं, ऐसे में BR गवई के प्रति नाराजगी जताते हुए ये जूता फेंका गया है। सवाल ये है कि अगर BR गवई जी के बयान को लेकर कोई दिक्कतें इनको थी तो इनको कोर्ट में आकर बोलना चाहिए था। इस तरीके से जूता फेंकना भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है और इस पूरे मामले पर वकील राकेश किशोर को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए और कई सालों तक जेल में रखना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं दोस्तों, वो पोस्ट भारत के अंदर टॉप 3 पोस्ट में आती है, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आता है दोस्तों। ऐसे में CJI के कुर्सी का अपमान करना, उनके पोस्ट का अपमान करना, जूता फेंकना, ये राजद्रोह जैसा अपराध है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि BR गवई ने जो बयान दिया था, उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो अपने बयान के गलत इंटरप्रिटेशन का साथ देते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि वो सारे धर्म का सम्मान करते हैं। ऐसे में दोस्तों BR गवई के ऊपर इस तरीके से हमला करना साफ तौर पर पता चलता है कि भारत के न्यायाधीश के पोस्ट का अपमान किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि BR गवई कई तरीके के ऐसे फैसले ले चुके हैं जिससे भाजपा वाले नाराज चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला बड़ा फैसला तो उन्होंने वक्फ कानून को ही ले लिया था, जहां पर कई सारे प्रावधानों को हटाया था उन्होंने, जिसके कारण वक्फ कानून अब लगभग आधा हो चुका है जो भाजपा की सरकार लेकर आई थी, और आधा काम अभी बाकी है और उस पर लगातार गहन चर्चा चल रही है। बाकी बुलडोजर को लेकर भी BR गवई की ओर से बोला गया था कि वो बुलडोजर का विरोध करेंगे। देश में बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा, बल्कि संविधान और देश का जो बेसिक लॉ है उसके आधार पर देश चलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि BR गवई एक विचार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, अडिग खड़े हैं और इसीलिए दक्षिणपंथी संगठन के लोग उनसे इतनी ज्यादा नफरतें करते हैं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जानबूझकर दलित समाज के लोगों का अपमान किया जा रहा है और इतने बड़े पोस्ट पर बैठने के बावजूद BR गवई जी का अपमान कहीं ना कहीं देश के लिए शर्मनाक स्थिति है, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इन सामंतवादी मानसिकता को फैलाते हुए किए गए अटैक के बारे में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली के अंदर एक दलित व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर मारे जाने को लेकर घटना को लेकर सोमवार यानी आज राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है दोस्तों। यानी दलित समाज से आने वाले हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी दोस्तों, जो मृत्यु के अंतिम टाइम राहुल गांधी को याद करते हुए अपने आप को बचाने की मांग कर रहे थे दोस्तों। लेकिन वहां पर खड़े लोग कहने लगे कि यहाँ पर सब बाबा वाले हैं और राहुल गांधी को याद करते हुए एक दलित समाज के व्यक्ति हरिओम की मृत्यु हो गई दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने फोन करते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी है और पूरे मामले पर न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रायबरेली के मुद्दे पर बीजेपी वालों से माफी मांगने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि इन अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और जितना कठोर हो उतना कठोर इन पर सजा होनी चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की ओर से अलग अलग जिलों के अंदर उम्मीदवार उतारे गए हैं। पार्टी ने बेगूसराय से मीरा सिंह को मैदान में उतारा है, कुशेश्वर दरभंगा से योगी चौपाल को मैदान में उतारा है और तरैया सारण से अमित कुमार सिंह को, कस्बा पूर्णिया से भानु भारती को और बेनीपट्टी मधुबनी से सुभदा यादव को चुनाव लड़वाया जा रहा है। फुलवारी पटना से अरुण कुमार रजक को मैदान में उतारा गया है। बांकीपुर पटना से डॉक्टर पंकज कुमार चुनाव लड़ेंगे। किशनगंज से अशरफ आलम को लड़वाया जा रहा है। परिहार सीतागढ़ी से अखिलेश नारायण ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। गोविंदगंज से मोतिहारी के गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां चल रही है दोस्तों। दो शब्द आप इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है दोस्तों। आई लव मोहम्मद जी लिखने के मामले को लेकर हिंसा में पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को घायल कर दिया। 280 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बुलडोजर की कार्रवाई करके लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस पर जोरदार तरीके से हमला बोला दोस्तों। इमरान मसूद ने कहा कि कावड़ पर जो उत्पाद मचाया गया था उन्हें तो हाथ भी नहीं लगाया गया, लेकिन आई लव मोहम्मद लिखने के मामले पर पोस्टर पर टांगे तोड़ दी गई, ये तो नफरत है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों के द्वारा और खुद योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं दोस्तों, एक समाज के प्रति कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कानून व्यवस्था वाकई नियम के अनुसार चल रहा है या फिर लोगों को उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि कैसे मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते रहते हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है दोस्तों। एक और एनडीए सीटों के बंटवारे का खाका तैयार कर चुका है। महागठबंधन भी अंतिम राजनीतिक दौर में पहुंच चुका है। सहयोगी दलों के बीच में लगातार बैठकों के बाद अब घोषणा का इंतजार है। इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है और फैसला कभी भी किसी भी वक्त सामने आ सकता है दोस्तों। सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम पायदान पर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की गहमा गहमी चरम पर है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को साफ कहा है कि बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि सीट बंटवारे की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। पत्रकारों से बातचीत में सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सभी चीजें सही ढंग से चल रही है। आज शाम को भी हम लोग फिर से बैठने वाले हैं। जल्द ही सीटों को लेकर अंतिम फैसला सामने आ जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपडेट अपने लोगों तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है, जहां पर सुभाषपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह चिट्ठी के जवाब में 15 दिन इंतजार करेंगे। इसके बाद वो जनता के बीच होंगे और जनता को राजनीतिक दल की मंशा बताएंगे। राजनीतिक दलों को साफ करना होगा कि केवल पिछड़ों का वोट लेंगे या फिर उनको हक भी दिलवाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, निषाद पार्टी, आरजेडी, अपना दल एस के लोगों को पत्र लेकर ओबीसी आरक्षण की 3 श्रेणी में बांटने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बोला है दोस्तों। अब देखते हैं इस मामले पर सुभाषपा के नेता ओपी राजभर क्या कदम उठाते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।